बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं? उम्मीद करता हूं कि आप सब खैर वफ़ियत से होंगे। आज हम हाज़िर हैं बेटे आपके सेकंड लेक्चर की तरफ, जो कि लेक्चर नंबर 39 बनता है। और कल हमने लास्ट टाइम जो टॉपिक पढ़ा था वो वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स पढ़ा था, जिसमें हमने वर्क की डेफिनेशन, डेली लाइफ में वर्क को कैसे समझा जाता है, या हम उसको फ़िज़िक्स में वर्क को कैसे डिफ़ाइन करते हैं, उसकी मुख्तलिफ़ एग्ज़ाम्पल्स, उसके अलावा हमने फार्मूला, यूनिट और बहुत सारी चीज़ें जो है वो पहले लेक्चर में हमने चीज़ें डिस्कस कर ली हैं। अब हम पढ़ने जा रहे हैं बेटे, नेक्स्ट टॉपिक है वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स। इससे पहले बेटे मैं आप लोगों को ज़रूर ये सजेशन दूंगा, जो आप मेरी वीडियो सुन रहे हैं, अब हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक करें, इस चैनल को बेटे आप सब्सक्राइब कर लें, ताकि हर नया आने वाला लेक्चर बर वक्त आप तक जो है वो इन नोटिफिकेशन के ज़रिए पहुँचे और आप इसको प्रॉपरली सुनें। छुट्टियों के इन दिनों में बेटे आप लोगों ने याद रखना है कि ये आपका जो सिलेबस वीडियो लेक्चर में रिकॉर्ड किया जा रहा है, ये फ़िज़िकली आपको पढ़ाया जा रहा है, और ये आपका जब आप दोबारा कॉलेज में आएंगे तो ये इससे आगे जो है वो सिलेबस कंटिन्यू होगा। तो ध्यान से बेटे, ये 15 से 20 मिनट की ये वीडियो होती है। ध्यान से बेटे एक एक स्टेप जो होता है वो आपने लेक्चर में समझना है। हम बिल्कुल वैसे ही स्टडी करवाते हैं जैसे हम यहाँ पे फ़िज़िकली बच्चों को एंगेज करते हैं और पढ़ाते हैं। तो आप सब बच्चे बेटे इस लेक्चर को ध्यान से सुनिएगा। उम्मीद है इंशाल्लाह आप लोगों को एट द एंड ऑफ टॉपिक ये पूरा का पूरा लेक्चर जो है वो समझ आ जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। टॉपिक का जो टाइटल है वो आप लोगों को मैंने पहले बता दिया है कि वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स। इससे पहले जो हमने पढ़ा था वो वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स पढ़ा है। आइए हम ये देखते हैं सबसे पहले कि वर्क कांस्टेंट फोर्स और वेरिएबल फोर्स में क्या फ़र्क है। सबसे पहली बात ये है कि जब हम फोर्स की बात करते हैं तो फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है। फोर्स बेटे क्या है? एक वेक्टर क्वांटिटी है। अब वेक्टर को मेजर करने के लिए हमें कम से कम 3 चीज़ों की ज़रूरत होती है, लेकिन 3 चीज़ों को भी आप छोड़ें, आप कम से कम 2 चीज़ों को ज़हन में रखें। एक बेटे बात होती है मैग्नीट्यूड की, ठीक है, कि अगर हम उस वेक्टर की मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करें। दूसरी बात बेटे, इसमें हमें डायरेक्शन की ज़रूरत होती है। मतलब अगर हमने इस फोर्स को कम्प्लीटली डिस्क्राइब करना है, इस फोर्स को मुकम्मल तौर पे स्टडी करना है, तो इसकी मैग्नीट्यूड और इसकी जो डायरेक्शन है उसका हमें पता होना चाहिए। नंबर 1 ये, अगर ये फोर्स बेटे कांस्टेंट है, कांस्टेंट फोर्स का मतलब ये होता है कि ये जो दोनों चीज़ें हैं ये कांस्टेंट रहें, मतलब ये वेरी नहीं करनी चाहिए, तब्दील नहीं होनी चाहिए। अगर ये दोनों तब्दील हो रही हैं देन ये वेरिएबल फोर्स है। वेरिएबल फोर्स का बेटा यहाँ पे क्या जिक्र आएगा कि अगर मैग्नीट्यूड चेंज हो या इसमें से डायरेक्शन चेंज हो, मैग्नीट्यूड चेंज हो या डायरेक्शन चेंज हो, दोनों में से कोई भी चीज़ चेंज हो जाती है तो वेक्टर की वैल्यू चेंज हो जाती है, वेक्टर बदल जाता है। और वेक्टर चेंज हुआ तो कौन से वेक्टर की बात कर रहे हैं? फोर्स की। तो फोर्स क्या हो जाएगी? वेरी कर जाएगी। इन शॉर्ट बेटे याद रख लें कि वेरिएबल फोर्स वो फोर्स है जो बार बार हर स्टेप के अंदर क्या हो रही हो बेटे? चेंज हो रही हो। मिसाल के तौर पे अगर हम रास्ते में किसी भी एक ट्रैवलिंग पाथ के ऊपर जो है वो मूव कर रहे हैं, तो फ्रिक्शन की फ़ोर्स जो हम पे लग रही होती है, आगे से अपोज कर रही होती है, वो वेरिएबल फोर्स है। क्योंकि अगर हम तेज़ भागते हैं तो फोर्स हमें ज़्यादा लगेगी, अगर हम स्लो भागते हैं तो फोर्स हमें कम लगेगी। और हमारी जो मोशन होती है वो भी वेरिएबल होती है, वो कांस्टेंट नहीं होती। इसलिए जो हमारी बॉडी के ऊपर हमारे ऊपर फोर्स लगेगी, फ्रिक्शन की फ़ोर्स, वो वेरिएबल फोर्स होगी। इसके अलावा मैंने आपकी बुक से 2 एग्जांपल लिए हैं, जो आप जैसे इस पैराग्राफ को स्टार्ट करेंगे, जब इस टॉपिक को स्टार्ट करेंगे तो डेफिनेशन इसके स्टार्ट में लिखी होगी, उसके बिल्कुल नीचे जो है वो 2 एग्जाम्पल लिखी। एक है कि रॉकेट मूव अवे फ्रॉम द अर्थ। जब रॉकेट जो है अर्थ की बाउंड्री को छोड़कर स्पेस में ट्रैवल करता है तो उस पर वो जो फोर्स एक्सर्ट कर रहा होता है वो भी वेरिएबल होती है। उस फोर्स को कैसे कैलकुलेट किया जाता है? न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से ये फार्मूला बनाया है, जो कि आप लोगों ने पढ़ा होगा। F इज़ इक्वल टू G m1 m2 डिवाइडेड बाय r स्क्वेयर।
अब जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ रहा है, ज़मीन से जैसे जैसे ऊपर रॉकेट मूव कर रहा है, वैसे वैसे बेटे ये फोर्स क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है। तो देखिए ये कांस्टेंट नहीं है, मैग्नीट्यूड इसकी क्या हो रही है, चेंज हो रही है, वेरी कर रही है, तब्दील हो रही है। तो ये वेरिएबल फोर्स है। तो रॉकेट पे लगने वाली फोर्स या रॉकेट जो एग्जर्ट करता है फोर्स, वो वेरिएबल फोर्स कहलाती है। ये बात समझ आ गई। अभी जस्ट हम ये डिस्कस कर रहे हैं कि व्हाट इज़ वेरिएबल फोर्स एंड व्हाट इज़ कांस्टेंट फोर्स। एक और एग्जांपल से आपको समझाता हूँ बेटे। फोर्स एग्जर्टेड बाय अ स्प्रिंग इंक्रीजेज विद द अमाउंट ऑफ स्ट्रेचनेस। जब हम एक मैस को स्प्रिंग के साथ बांधते हैं और उस मैस को खींचते हैं, तो वो जो स्प्रिंग के अंदर फोर्स स्ट्रेचनेस की वजह से इलास्टिक फोर्स जो पैदा हो रही है, वो फोर्स भी बेटे क्या होती जाती है, वेरी करती है, इंक्रीज़ या डिक्रीज़ होती है। अगर आप उसको खींचेंगे, ज़्यादा खींचेंगे तो डेफिनेटली वो फोर्स इंक्रीज़ हो रही है, और जैसे छोड़ेंगे एकदम बॉडी जो वापस आएगी अगर वो इलास्टिक लिमिट के अंदर है। इस फोर्स को हम कैसे मालूम कर सकते हैं बेटे? बाय हुक्स लॉ। ये आप लोगों ने 10th क्लास में पहले चैप्टर में ये स्टडी किया होगा कि F इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू X। और मैं उम्मीद करता हूँ कि इतनी एग्जाम्पल और डेफिनेशन और ये जो चीज़ें मैंने आपको समझाई हैं, इससे आपको ये पता चल गया होगा कि वेरिएबल फोर्स क्या है और कांस्टेंट फोर्स क्या है। अब जो पीछे वाला फार्मूला यूज़ किया था, लाइक जो लास्ट टाइम हमने वर्क का फार्मूला लिखा था, F डॉट डेल्टा डी, ठीक है, ये डॉट प्रोडक्ट जो वर्क है ये बेटे कांस्टेंट फोर्स के लिए एप्लीकेबल है। अगर फोर्स वेरिएबल होती है तो हम वर्क कैसे कैलकुलेट करते हैं? तो आइए बेटे अब हम उसको अंडरस्टैंड करते हैं। देखिए बेटे, मेरे पास ये एक पाथ है जो मैंने एक जिगजैग पैथ जो है वो कंसिडर किया है। ए से बी तक मैंने ग्राफ बनाया है, इसका मैंने एक लाइन ड्रा की है। अगर आप सारे बच्चे नोट करें तो पाथ चूँकि जिगजैग है तो हमारी जो मोशन होगी इस पाथ के ऊपर वो भी जिगजैग होगी। और आप सारे बच्चे ये नोटिस कर लें कि जिगजैग पाथ के ऊपर आपकी जो मोशन है उस पर जो फोर्स एप्लीकेबल हो रही होती है वो भी वेरिएबल होती है। इसका मतलब ए से लेकर बी तक जो फोर्स है वो वेरिएबल हो रही है, वेरिएबल एक्ट कर रही है। अब हमने वर्क कैलकुलेट करना है। हमने क्या किया, सबसे पहले इस पूरे के पूरे पाथ को छोटे छोटे सेगमेंट में डिवाइड कर दिया, और वो सेगमेंट डिवाइड इस तरह किया कि वो सेगमेंट तकरीबन फ्लैट नज़र आता है। एक पाथ मतलब इस ए से एक छोटा सा मैंने ये देखे कट किया है इस पूरे पाथ को n हिस्सों के अंदर। इस पूरे ए से बी पाथ को n हिस्सों में कट कर दिया है। अब कट करने के बाद क्या हुआ है कि जो पाथ अब मुझे नज़र आ रहा है ए से पहले कट की तरफ, ये बेटे तकरीबन फ्लैट है। और हम ये कह सकते हैं, 100% श्योर नहीं है, हम ये कह सकते हैं कि इस पाथ के ऊपर जो फोर्स एप्लीकेबल हो रही है वो तकरीबन कांस्टेंट है, काफ़ी हद तक कांस्टेंट है। चले बेटे, हमने पूरे पाथ को डिवाइड कर लिया। हमने वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स कैलकुलेट करना है। यहाँ पे फोर्स वेरिएबल है, यहाँ पे वर्क कैलकुलेट होगा। हमने n पाथ में इसको डिवाइड कर लिया। हर पाथ के लिए एक डिस्टेंस कंसिडर कर लिया, डेल्टा D1 उससे, क्योंकि ये पाथ बहुत छोटा है इसलिए हम इसको डेल्टा से रिप्रेजेंट करते हैं। डेल्टा D2 सेकेंड पाथ का डिस्टेंस है, इसी तरीके से एंड सो ऑन। और डेल्टा Dn जो है ये n पाथ का जो इसमें nth हिस्सा होगा उसका डिस्टेंस है। और इस पे लगने वाली जो फोर्स होगी डेफिनेटली बेटे वो क्या होगी, Fn। चूँकि ये किसी एंगल पे लग रही है इसलिए यहाँ पे जो डिस्टेंस के साथ एंगल बन रहा है उसको हम थीटा n का नाम देंगे। तो अब आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। वर्क का फार्मूला लिखते हैं। वर्क इक्वल होता है FD cos ऑफ थीटा। ठीक है बेटे, अब ये बात आप ध्यान से ज़रा सुनिएगा। वर्क कैलकुलेट करना है पूरा A से B, लेकिन चूँकि फोर्स वेरिएबल है, फिर हम क्या काम करेंगे, हम हर एक सेगमेंट का अलग अलग से वर्क कैलकुलेट करेंगे। वो कैसे कैलकुलेट करेंगे? सबसे पहले बेटे हम वर्क फर्स्ट सेगमेंट का कैलकुलेट करते हैं। W1 इज़ इक्वल टू फर्स्ट सेगमेंट पे जो फोर्स लग रही है वो है F1, और इस सेगमेंट का जो डिस्टेंस है वो है डेल्टा D। ठीक है, उसको मैंने डेल्टा D1 कर लिया। और नेक्स्ट बेटे जो cos थीटा है, चूँकि यहाँ पे थीटा 1 बन रहा है वो थीटा 1 लिख देंगे। अब ये आ गया मेरे पास फर्स्ट सेगमेंट का वर्क डन आ गया। ठीक है, जहाँ पर कांस्टेंट फोर्स लग रही, क्योंकि ये फार्मूला हम अप्लाई तब कर सकते हैं जब कांस्टेंट फोर्स लगे। तो हमने कहा कि एक सेगमेंट तक जो फोर्स है वो तकरीबन कांस्टेंट है, इसलिए हमने ये फार्मूला दोबारा इसे यूज़ कर लिया।
नेक्स्ट बेटे अगर मैं आपको कहूँ कि बेटे वर्क 2 कैलकुलेट करें, जब एक का कैलकुलेट हो गया है तो सेकंड का भी इसी तरीके से कैलकुलेट करेंगे, F2 डेल्टा D2, ठीक है, कॉस थीटा क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, एंड सो ऑन, जितना भी आपने वर्क कैलकुलेट करना है। अब आपने nth एलिमेंट के लिए कैलकुलेट करना है, तो nth एलिमेंट के लिए क्या होगा, डेल्टा वर्क डन फ्रॉम n और विच इज़ इक्वल टू Fn, जितनी फोर्स लग रही है उस पर, उसका जो पाथ डिस्टेंस है डेल्टा dn लिख लेंगे, और कॉस थीटा क्या लिख लेंगे बेटे, यहाँ पे n लिख लेंगे। ठीक है बेटे, अब आप इस वर्क को जितने भी आपने ऊपर कैलकुलेट किए हैं ये टोटल कर लें, तो ये उस पाथ का क्या आ जाएगा, टोटल वर्क आ जाएगा, नेट वर्क आ जाएगा। तो टोटल वर्क केस क्या आएगा बेटे, यहाँ पे आप टोटल लिख लें, ठीक है, और W1 प्लस W2 प्लस W3 वर्क 3 प्लस एंड सो ऑन प्लस वर्क कहाँ तक हमने लेना था, n तक। चलें ये n तक हमने लिख लिया, अब इनकी वैल्यू पुट कर लेते हैं, आसान सी कैलकुलेशन है। F1 डेल्टा D1 कॉस थीटा 1, ठीक है, प्लस F2 डेल्टा D2 कॉस थीटा 2 प्लस एंड सो ऑन प्लस यहाँ पे Fn डेल्टा Dn कॉस थीटा n लिख देंगे। अब चूंकि ये सारी चीज़ें क्या हो रही हैं, सम अप हो रही हैं, इसको हम यूँ भी लिख सकते हैं समेशन। ये समेशन बेटे इसलिए यूज़ करते हैं ताकि सम के लिए इतनी बड़ी वैल्यू को सम अप समेटने के लिए शॉर्टकट लिखने का ये तरीका होता है। मैंने जो लोअर लिमिट है उसको i लिखा, जिससे मैंने स्टार्ट कर दिया 1 से, और जो अपर लिमिट है उसको मैंने लिख दिया n। मतलब मेरा जो फर्स्ट एलिमेंट i जो है वो 1 से शुरू हो रही है लिमिट, और n तक जो है वो सम आपने करना है। इधर मैं क्या लिख दूंगा, यहाँ पे बेटे Fi, ठीक है, डेल्टा Di लिख दूंगा और कॉस थीटा i लिख दूंगा। अब ये जो i लिखा है ith पार्ट बेटे इसलिए कहते हैं कि n जो है वो तो टोटल है, टोटल पाथ जो है वो n है। ith जो पाथ होगा वो कोई भी हिस्सा हो सकता है, कोई भी सेगमेंट हो सकता है उस डिस्टेंस का जो हमने a से लेकर b तक डिवाइड किया था। मतलब अगर सपोज करें कि आप कहते हैं सर जी 5वां एलिमेंट का हमने वर्क कैलकुलेट करना है, तो यहाँ पे आप i की जगह पे क्या लिख दोगे 5, तो इधर आ जाएगा F5 डेल्टा Di5 कॉस थीटा क्या आ जाएगा 5। वहाँ पे जो फोर्स लग रही होगी, जितनी फोर्स लग रही होगी, जितना डिस्टेंस होगा और जो एंगल होगा वो आप मल्टीपल करेंगे, आपके पास वर्क आ जाएगा। तो ये था बेटे वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स। सबसे पहले काम क्या करना है, वो आपने अंडरस्टैंड करना है कि वेरिएबल और कांस्टेंट फोर्स में फ़र्क क्या है। फिर आपने एग्जाम्पल को डिस्कस करना है यहाँ पे, फिर आपने बेटे इसकी एक्सप्लेनेशन लिखनी है। ठीक है, एक्सप्लेनेशन के अंदर आपने एक पाथ लिया, एक एलिमेंट लिया, एक ट्रैवलिंग लाइन ली ए से बी, उसको आपने टोटल सेगमेंट में डिवाइड कर दिया, टोटल सेगमेंट n बना दिए, हर एक को आपने बेटे डिस्टेंस मैप इसके अंदर लिख दिया, फोर्स उसके ऊपर जो एक्सर्ट हो रही है, एक अलग-अलग जो इन सब का वर्क कैलकुलेट कर लिया, और टोटल वर्क जो होता है वो सम ऑफ ऑल द वर्क इक्वल होता है। अब हम यही चीज़ को बेटे हम ग्राफ के ज़रिए भी अंडरस्टैंड करेंगे। मतलब ये चीज़ें हमने मैथमेटिकली कर लेंगे। फिज़िक्स को बेटे अंडरस्टैंड करने के 2-3 तरीके होते हैं। एक होता है कि बाय डेफिनेशन, बाय थ्योरेटिकल, दूसरा होता है बाय मैथमेटिकल, और तीसरे नंबर पे बेटे बाय ग्राफिकल मेथड। और ग्राफ की जो कैलकुलेशन होती है वो बहुत अंडरस्टैंडिंग होती है। सबसे ज़्यादा चीज़ें जो होती हैं हमें ग्राफ के ज़रिए समझ आती हैं। जैसे अक्सर आपने देखा होगा कि कोई भी क्रिकेट मैच हो ना, तो हमें पता चलता है जब वो ग्राफ शो करते हैं ना कंपैरिजन के अंदर, तो एक वाइट लाइन होती है, एक रेड लाइन होती है, तो वाइट और रेड वो कैसे क्रॉस कर रही होती हैं, उससे अंदाज़ा हो जाता है कि इन्होंने शुरू से लेकर लीड किया था एक टीम ने दूसरी टीम से, या लैग किया था, पीछे रही थी। तो ग्राफ हमें ज़्यादा एक्सप्लेनेशन देता है। तो वर्क डन बाय ग्राफिकल मेथड ये इसी का हिस्सा है। इसके अंदर हमने क्या करना है, हमने जिस तरीके से वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स का ग्राफ बनाया था, हॉरिजॉन्टल हमने डिस्टेंस ले लिया और वर्टिकल हमने क्या ले लिया, एफ कॉस थीटा फोर्स ले लिया। यहाँ पर बेटे याद रखें वही पाथ जो यहाँ पे कंसिडर किया था इसको पकड़ें और यहाँ पर क्या कर दें, आप एंगेज कर दें, मतलब पुट कर दें। अब ये देखें ए से बी तक हमने इस पाथ को क्या किया था, इमेजिन किया था, फिर हमने इसके क्या बनाए थे, छोटे छोटे सेगमेंट बनाए थे। ठीक है, और सेगमेंट इस तरीके के बनाए हैं कि यहाँ पर जो ये फॉर्मेशन है, जो ये चीज़ बन रही है वो रेक्टेंगल्स बन रही हैं। मतलब जब हमने डिवाइड किया तो ये रेक्टेंगल की फॉर्म में ये बन गया। ठीक है, ये जो नीचे से ऊपर की तरफ है ये वाली जो लाइन है, ये बेटे फोर्स को रिप्रेजेंट करती है, इसको लेंथ बोलते हैं, और ये वाली जो चीज़ है ये विड्थ रिप्रेजेंट करती है, और ये डिस्प्लेसमेंट है।
अब सेम टू सेम जैसे हमने यहाँ पे कैलकुलेशन की थी, यहाँ पर भी हम कैलकुलेशन करेंगे। याद रखिएगा बेटे, जब भी हम वर्क कैलकुलेट करते हैं ग्राफ के ज़रिए, ये आपको MCQs भी आ सकता है, ये आपका शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है कि हाउ वी कैन कैलकुलेट वर्क डन बाय ग्राफ। तो आपने कहना है कि वर्क डन इज़ इक्वल होता है, वर्क डन जो है ये इक्वल होता है एरिया अंडर द ग्राफ, एरिया अंडर द ग्राफ। उस ग्राफ का एरिया आप कैलकुलेट कर लें तो वो क्या आ जाएगा, वर्क आ जाएगा। याद रखिएगा वो जो ग्राफ होगा वो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ होना चाहिए, ये नहीं कि आप कोई डिस्टेंस या किसी और ग्राफ को इस तरह की कैलकुलेशन कर लें। तो यही चीज़ की है हमने। यहाँ पर देखें मैंने 2-3 बातें लिखी हैं कि लेट डिवाइड द कर्व, ये वाली जो कर्व है, इनटू लार्ज नंबर ऑफ वर्टिकल स्ट्रिप्स, ये स्ट्रिप्स हैं, इनके अंदर हमने डिवाइड कर दिया। ईच स्ट्रिप इज़ थिन, ये थिन होती है, ब्रीक होती है, रेक्टेंगल की फॉर्म बनाती है। लेंथ ऑफ एनी रेक्टेंगल इज एफ कॉस थीटा, वर्टिकल लाइन जो है वो एफ कॉस थीटा बन जाएगी। एंड विड्थ इज इक्वल टू डेल्टा डी, मीन डेल्टा डी के इक्वल आ जाएगी। अब इसका एरिया कैलकुलेट करते हैं हर एक स्ट्रिप का अलग-अलग से। वर्क डन क्या होगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ठीक है। एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होती है, लेंथ मल्टीप्लाइड बाय विड्थ। अब लेंथ हमारे पास क्या है, एफ कॉस थीटा, और विड्थ क्या है हमारे पास, डेल्टा डी। तो ये क्या बन जाए, एफ डेल्टा डी कॉस ऑफ थीटा। और जहाँ पे आपका दिल करे वो आप वो वाली रेक्टेंगल का एरिया जो है वो कैलकुलेट करके वर्क कैलकुलेट कर सकते हैं। और टोटल फिर वर्क को आपने क्या कर देना है, सिमिलर जैसे हमने यहाँ पे ऐड किया था वैसे ही हम यहाँ पर ऐड कर देंगे। तो ये बात भी बेटे आपको समझ आ गई। ग्राफ के ज़रिए भी वर्क की कैलकुलेशन बहुत आसान है। दोबारा सुन लें बेटे, ग्राफ के ज़रिए वर्क किसके इक्वल होता है, वर्क इज़ इक्वल टू एरिया अंडर द ग्राफ और फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ, फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ। क्लियर हो गया बेटे, ये बात समझ आ गई। अब यहाँ पर जो स्ट्रिप डिवाइड हुई हैं उसके अंदर जो पाथ सेगमेंट है वो भी थोड़ा सा ज़्यादा है। मैंने आपको बोला था कि हो सकता है कि फोर्स जो है वो इन पे तकरीबन कांस्टेंट हो, लेकिन 100% कांस्टेंट नहीं होती। अगर आप और ज़्यादा मतलब वर्क की कैलकुलेशन करना चाहते हैं, एक्यूरेट वर्क कैलकुलेट करना चाहते हैं, तो आप इन सेगमेंट को मज़ीद डिवाइड कर देंगे। इतना डिवाइड कर दें कि जो इंटरवल ऑफ टाइम है, जो टाइम का इंटरवल होता है वो अप्रोच कर रहा हो ज़ीरो को। अब यहाँ पे ज़ीरो को अप्रोच करने से क्या मुराद है, देखो बेटे, टाइम का जितना छोटा हिस्सा होता है ना, हम उतना कम डिस्टेंस कवर करेंगे, और जितना कम डिस्टेंस कवर करेंगे उस पर उतनी ही ज़्यादा फोर्स की वैल्यू कांस्टेंट होगी, और जितना डिस्टेंस ज़्यादा होगा, लार्ज होगा, उस पर फोर्स की वैल्यू वेरिएबल हो सकती है। इसलिए हमने पहले नंबर पे वेरिएबल फोर्स को कांस्टेंट फोर्स बनाना है, ताकि हम वर्क का ये वाला जो फार्मूला है इसे यूज़ कर सकें। इसी चीज़ को हमने यहाँ पे लिखा है कि फॉर गेटिंग मोर टू मोर एक्यूरेट वर्क, ये मैंने अपनी तरफ से ये चीज़ें लिखी हैं। वी डिवाइड होल पाथ इनटू मोर स्मॉलर सेगमेंट, छोटे छोटे सेगमेंट के अंदर हम इसको डिवाइड कर देंगे। व्हेन फोर्स इज कांस्टेंट, यहाँ पे फोर्स क्या हो जाएगी, तकरीबन मैक्सिमम कांस्टेंट होगी। इसके लिए फिर क्या होता है, देखिए बेटे, हमने क्या काम किया, हमने डेल्टा डी जो है इसको ज़ीरो की इक्वल अप्रोच कर दी। ये जो एरो है ना, ये बताता है कि ये ज़ीरो हो गया, ज़ीरो हुआ नहीं, ज़ीरो के करीब, इतना कम डिस्टेंस है कि वहाँ पे फोर्स कांस्टेंट है। इसके लिए फिर हम वर्क कैसे लिखेंगे, वर्क इक्वल आ जाएगा, लिमिट अप्लाई कर देंगे। लिमिट का मतलब होता है कि अब आप जो चीज़ ले रहे हैं ये बहुत कम ले रहे हैं। डेल्टा डी अप्रोचेस टू ज़ीरो विच इज़ इक्वल टू वर्क का फार्मूला लिख देंगे, एफ डॉट एफ डेल्टा डी कॉज ऑफ थीटा। तो ये बेटे मोर एक्यूरेट वर्क कैलकुलेट करने का फार्मूला आ गया। इसके साथ साथ बेटे एट द एंड ऑफ इस लेक्चर के आपको ये बात बता देता हूँ कि वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स जो होता है वो इक्वल होता है एरिया अंडर द ग्राफ। जो पूरा का पूरा एरिया है यहाँ पर जो है वो सारा एरिया कैलकुलेट कर लें और आपका वर्क आ जाएगा। तो ये तो छोटा सा टॉपिक बेटे, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को सबको समझ आई होगी। इसे बेटे आप लोगों ने कॉपी रजिस्टर पे नोट कर लेना है। अल्लाह आपका निगहबान हो। अल्लाह हाफिज़।